दोस्तों नमस्कार। हमारे इस कोर्स के ऊपर साइकोलॉजी का जो स्पेशल कोर्स है हमारा, और इस कोर्स के अंतर्गत आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहले टॉपिक की। इससे पहले जो वीडियो आपने देखा होगा, मैंने ब्लूप्रिंट बता रखा है बाल विकास का कि कहाँ से कैसे और क्या प्रश्न आने हैं। बहुत आराम से और बहुत रिलैक्स मूड में अध्ययन करना, याद रखना, तनाव लेना नहीं है। एक एक चीज को बड़े आराम से समझेंगे। कहाँ से क्या प्रश्न पूछा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है, इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। तो कदापि तनाव आप लोगों को नहीं लेना है। बड़े रिलैक्स मूड में एक एक चीज को मैं करवा दूंगा। धैर्य आपको रखना है क्योंकि कंप्लीट कोर्स होने में 10 मई तक का समय लग जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार आप करेंगे। मैं बहुत अच्छे से बनाऊंगा तो समय मुझे लगेगा, ठीक है। सबसे पहले आज हम जानेंगे बाल विकास, जो पहली यूनिट है हमारी, और उसमें बाल विकास शब्द लिख रखा है तो मतलब थोड़ा सा हमारा जानना जरूरी हो जाता है कि बाल विकास क्या है, ठीक है। अब इसमें मैं बता तो आपको कंप्लीट रहा हूं, लेकिन आपको वो चीजें देखनी जरूरी हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं समझाऊंगा पूरा, ताकि आप में से किसी को ये नहीं लगे कि सर ने कम करवा दिया, अच्छा नहीं करवाया, लेकिन मैं आपको वो चीजें बता दूंगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। समझिए, जब बाल विकास को आपको जानना है तो सबसे पहले आपको जानना है कि मनोविज्ञान, देखिए मनोविज्ञान हमारा एक व्यापक विषय है। मनोविज्ञान क्या है? एक व्यापक विषय है साइकोलॉजी, जो एक प्रकार से ग्रीक भाषा के शब्द साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना। किससे मिलकर बना? साइकी प्लस लोगोस। ये वैसे सिलेबस में नहीं है टॉपिक, मनोविज्ञान का प्रारंभ कैसे हुआ, मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, लेकिन नॉर्मली अपन चर्चा कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूं कि ग्रीक भाषा का शब्द था साइकी प्लस लोगोस, और साइकी प्लस लोगोस से शब्द मिला मनोविज्ञान, ठीक है। किन दो शब्दों से मिलकर बना? साइकी प्लस लोगोस। तो इस साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना, और साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है विज्ञान, ठीक है, या लॉजिक। इसलिए शाब्दिक अर्थ जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? आत्मा का विज्ञान। अब ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये? ग्रीक भाषा का शब्द है साइकी प्लस लोगोस। अब यहाँ पे एक बड़ा विवाद होता है, मैं इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करूंगा कि सर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्या है। वैसे मनोविज्ञान में वैज्ञानिक विधि की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? अरस्तु ने। किसने की? अरस्तु ने। इसलिए प्राचीन जनक जो माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था विलियम जेम्स ने। किसने अलग किया? विलियम जेम्स ने। इसलिए अमेरिका में जो माना जाता है, किसमें? अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को। अमेरिका यदि शब्द आता है कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसको माना गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम जेम्स हो जाएगा। लेकिन विवाद यहां बनता है कि सर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की जब आप बात करेंगे तो आपको दिमाग में रखना है विलियम वुंट। कौन याद रखना है? विलियम वुंट। विलियम वुंट क्यों रखना है? क्योंकि पहली बार प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला जो 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में खोली गई। कहां खोली गई? जर्मनी के लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। लिप्जिंग में वो किसने की थी? विलियम वुंट ने की है। आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम वुंट को माना जाता है। जर्मनी के हैं। कहां के हैं? जर्मनी के हैं। पहली प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? विलियम वुंट ने। इसलिए जर्मनी के लिप्जिंग नामक जगह पे, इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की जब बात पूछेगा तो आपको क्या करना है? विलियम वुंट करना है। मैं थोड़ा सा इस हिसाब से लिखाऊंगा जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं पढ़ते समय, जिससे कि आसानी रहेगी। नोट्स बनाओगे तो एक लिखने में और याद करने में आसानी हो जाएगी। इतना समय मैं दूंगा आप लोगों को, तो आप लिख भी सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि भी समय है एग्जाम्स में, हो सकता है और भी आगे हो जाए, तो थोड़ा आराम से रिलैक्स मूड में लिखें आप, ठीक है। विलियम वुंट आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। अमेरिका में विलियम जेम्स को माना गया है। वैसे अरस्तु ने सबसे पहले मनोविज्ञान में शुरुआत की। मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना, साइकी प्लस लोगोस, दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं और अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। तो ये तो एक नॉर्मल चर्चा होगी मनोविज्ञान की कि कैसे क्या शुरुआत हुई है, ठीक है, एक बेसिक जानकारी। जबकि सीधा अपने रीट के सिलेबस में बाल विकास में मनोविज्ञान को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली आपको जानना चाहिए। उसके बाद देखिए मनोविज्ञान जब आया, कि मनोविज्ञान की तो हमने चर्चा कर ली कि मनोविज्ञान ये है, मनोविज्ञान ये है, ठीक है। अब मनोविज्ञान जो है, इस मनोविज्ञान की एक शाखा बनती है विकासात्मक मनोविज्ञान। कौन सी शाखा बनी? विकासात्मक मनोविज्ञान।
विकासात्मक मनोविज्ञान किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की, जिस पे स्पेशली जीन पियाजे ने कार्य किया है। विकासात्मक मनोविज्ञान ये कहता है कि बच्चे के जन्म से लेकर गर्भाकाल से लेकर और प्रौढ़ अवस्था तक की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उन सब का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में। यानी कि आपके जन्म गर्भाकाल से लेकर और प्रौढ़ अवस्था तक का कंप्लीटली अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान। तो विकासात्मक मनोविज्ञान क्या हो गया? एक बड़ी ब्रांच हो गई। विकासात्मक मनोविज्ञान की ब्रांच आई बाल मनोविज्ञान। कौन आई? बाल मनोविज्ञान। अब बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान वो है जो बच्चे के गर्भकाल से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन, यानी यहां केवल क्या है? गर्भाकाल से लेकर और बाल्यावस्था तक का अध्ययन। गर्भाकाल से लेकर बाल्यावस्था तक का जो अध्ययन है वो क्या है? हमारा बाल मनोविज्ञान है। यानी इसमें केवल अपन कहां तक अध्ययन करते थे? केवल बच्चे के गर्भकाल से लेकर और मतलब बाल्यावस्था तक का। लेकिन जो आपका बाल विकास आया, आपका जो बाल विकास जो वर्तमान में सबसे उपयुक्त शब्द है, जो हमारे सिलेबस का नाम है, ये बाल विकास का मतलब ये था कि आपके जन्म गर्भाकाल से लेकर, कहां से लेकर? गर्भाकाल काल से किशोर अवस्था तक का अध्ययन या परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। किशोर अवस्था या परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन, ये हमारा क्या कहलाता है? बाल विकास। तो शॉर्ट में 3 बातें समझिएगा कि मनोविज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द, ठीक है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है साइकी प्लस लोगोस, आत्मा का विज्ञान, अरस्तु का प्रारंभिक योगदान। विलियम जेम्स ने इसको फिलोसॉफी से अलग करने का श्रेय जाता है अमेरिका में, इसलिए अमेरिका में जनक विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट। 1879 में जर्मनी के लिप्जिग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। और जो अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी शब्द पढ़ते हैं वो मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसका विकास 1920 से हुआ, ठीक है, जिससे उत्पत्ति 1900 में हुई, लेकिन निश्चित स्वरूप धारण किया था शिक्षा मनोविज्ञान ने 1920 में, जिसमें स्पेशली थॉर्नडाइक का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में। ऐसे ही विकासात्मक मनोविज्ञान जो जीन पियाजे ने बहुत बड़ा कार्य किया है, गेसेल ने इस पे कार्य किया है, थॉमसन ने इस पे कार्य किया है, पेस्टोलॉजी ने इस पे कार्य किया है, बहुत सारे लोगों ने इस पे कार्य किया है। उसकी एक शाखा बाल मनोविज्ञान जो गर्भकाल से लेकर बाल्यावस्था तक अध्ययन करती है। बाल मनोविज्ञान का वर्तमान नया नाम चेंज कर दिया बाल विकास। और बाल विकास में अपन क्या करते हैं? गर्भाकाल से लेकर किशोर अवस्था या परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन करते हैं। ये सब हमारा क्या कहलाता है? बाल विकास। तो पहली चीज जो अब तक मैंने पढ़ा है उसमें यह समझनी है कि साहब बाल विकास क्या है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बाल विकास ये है कि गर्भाकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन जो होता है वो क्या होता है? बाल विकास होता है। क्लियरली दिमाग में पहली चीज ये फीड कर लो। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा इसके आगे। देख लिया, यहां तक कोई डाउट मेरे अकॉर्डिंग होना नहीं चाहिए। बाकी मैं लाइव सेशन भी रखूंगा ताकि आपके जो डाउट्स होंगे उनको दूर कर दूंगा। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, याद रखना, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। अब अपन चलते हैं बाल विकास। अब बाल विकास की जब अपन बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की जब अपना जो सिलेबस का अपना नाम है बाल विकास, बाल विकास पे 3 लोगों के मत आपको स्पेशली याद रखने हैं। किस किस के? एक जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर क्या कहता है? एक करो एंड करो क्या कहता है? देखिए, ये करो एंड करो की परिभाषाएं तो वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। और एक बर्क क्या कहता है, ठीक है। ये 3 लोगों के 3 मत हैं बाल विकास की परिभाषाओं को लेकर कि साहब बाल विकास वास्तव में है क्या। आपको ये बड़े आराम से समझना है, तीनों को समझिएगा, लेकिन मैं तीनों में भी बता दूंगा कि सबसे बेस्ट कौन सी है। जेम्स ड्रेवर ये कहता है कि जन्म से लेकर, कहां से लेकर? जन्म से लेकर और परिपक्व अवस्था, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन है वो क्या है? बाल विकास है। ये कौन कहता है? जेम्स ड्रेवर। समझ में आया? ये कहता है कि बच्चे के जन्म होने के बाद और जो परिपक्व होता है वहां तक का पूरा अध्ययन होगा वो बाल विकास में होगा। लेकिन ये परिभाषा अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक पक्ष ये है, यानी ये जन्म की बात कर रहा है, जबकि बाल विकास की शुरुआत कहां से होती है? गर्भावस्था से हो जाती है, इसलिए गलत है। करो एंड करो ये परिभाषा सबसे अच्छी मानी जाती है। कहता है कि बाल विकास एक वैज्ञानिक अध्ययन है। कौन सा अध्ययन है? वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भाकाल से लेकर
किशोर अवस्था तक का अध्ययन। कहां तक का अध्ययन? किशोर अवस्था। यानी बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भाकाल से लेकर और किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का जो अपन अध्ययन करेंगे, किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का जो अध्ययन है वो बाल विकास है। ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन मानी जाती है। और याद रखना, पूरी साइकोलॉजी में गेट्स वन्ने की डेफिनेशन, करो एंड करो की डेफिनेशन सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन होती है। इनको जरूर पढ़ के जाना है, बाकी को पढ़ो या नहीं पढ़ो। ऐसे ही बरक ने क्या कहा? बरक ये कहता है कि जन्म पूर्व, बात वही है करो एंड करो वाली, इसने एक शब्द दे दिया कि जन्म पूर्व अवस्था से, जन्म पूर्व अवस्था से, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। ठीक है, तो जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। यह बात कौन कह रहा है? बरक कह रहा है। तो ये जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था की बात कर रहा है। करो एंड करो कहता है कि वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भाकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। और जेम्स डेवर कहता है कि जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन। तो तीनों परिभाषाओं की अपनी एक विशेषता है, याद रखना। लेकिन आप ये कहेंगे गुरुजी तीनों याद ही नहीं करनी है हमें, तो सिर्फ एक बता दो आप। तो मैं आपको एक बताऊंगा कि करो एंड करो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर देखनी। पहली चीज समझ में आ गई, बाल विकास के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं और इसमें पहली चीज हमें समझ रहे हैं बाल विकास का अर्थ क्या है। और अर्थ पे 3 लोगों के मत याद रखना। इसके अलावा हरलोक ने भी डेफिनेशन दी है। वो कहता है कि बाल विकास में रुचि, अभिवर्ती, स्वरूप, अभियोग्यता, इनमें जो परिवर्तन होते हैं जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक होते हैं उनको बाल विकास कहा जाता है। ये किसने कहा था? एलिजाबेथ हरलोक। लेकिन ये परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती। वैसे तो एलिजाबेथ हरलोक बाल विकास पे कार्य करने वाली बहुत महत्वपूर्ण महिला मनोवैज्ञानिक हैं, जिनकी पुस्तक चाइल्ड साइकोलॉजी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इनके 2-3 स्टेटमेंट तो इतने लोकप्रिय हैं कि इतनी बार एग्जाम में आ चुके हैं, पूछो मत। तो उनकी अपन चर्चा विकास जब बिंदु की चर्चा करूंगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की चर्चा करूंगा, वहां पर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये अर्थ की चर्चा हो गई। अब थोड़ा सा, अब मैं आपको बता रहा हूं इसका इतिहास। इसका इतिहास शुरू कैसे हुआ बाल विकास का। इतिहास के कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करूंगा, सब अनावश्यक चीजों की चर्चा नहीं करूंगा। वैसे ये बिंदु मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि एक बेसिक पृष्ठभूमि आपके माइंड में बन जाए। लेकिन पर्सन जो आएगा वो पहले बिंदु ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आता है। वहां से जो मैं बताऊं कि यहां से पर्सन डेफिनेटली आएगा, उनको बहुत शानदार तरीके से समझना है। इतिहास की जब अपन बात करते हैं, देखिए बाल विकास पे प्लेटो ने, किसने? प्लेटो ने सबसे पहले कहा अपनी पुस्तक रिपब्लिक में। पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। इस रिपब्लिक में इन्होंने ये कहा था कि बाल्य अवस्था के जो प्रशिक्षण है उसका प्रभाव बालक की व्यावसायिक योग्यता पे पड़ता है। किसने कहा? प्लेटो ने। तो नॉर्मली दिमाग में रखना, प्रश्न आया नहीं है, एक नॉलेज की बात है कि इसने कहा कि बाल्य अवस्था के जो प्रशिक्षण का प्रभाव है, कि जो शुरुआती बचपन में जो आप प्रशिक्षण देते हो, इसका प्रभाव बालक की व्यावसायिक योग्यताओं पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? आगे की जो व्यावसायिक योग्यता है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। किसने कहा? प्लेटो। एक नॉलेज की बात बताई है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इस बात का जिक्र किया है कि बाल्य अवस्था के जो अनुभव हैं, प्रशिक्षण हैं, उनका प्रभाव आपके भविष्य की व्यावसायिक योग्यताओं पे पड़ता है। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। नॉर्मली आपको दिमाग में रखना है, नॉर्मली आपको याद रखना है कोमिनियस। ये पहला व्यक्ति था जिसने बाल विकास की ओर सबसे पहले व्यापक ध्यान दिलाया। कौन था? कोमिनियस। इसने 1628 में स्कूल बनाया था, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब क्या होता है? शिशु विद्यालय। शिशु विद्यालय, ये विद्यालय किसने स्थापित किया साहब? ये विद्यालय कोमिनियस ने स्थापित किया। किसने स्थापित किया? कोमिनियस ने। तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी की जो स्थापना की है वो कोमिनियस ने की है, जॉन कोमिनियस ने 1628 में। सबसे पहले बाल विकास या बच्चों की तरफ व्यापक रूप से ध्यान दिलाने वाला पहला आदमी जो था वो कौन था? कोमिनियस। सबसे पहले व्यापक ध्यान दिलाने वाला, कौन सा ध्यान दिलाने वाला? व्यापक ध्यान दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? कोमिनियस था। 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी, याद रखना। एक पुस्तक भी इन्होंने, 2 बड़ी पुस्तक लिखी थी, द ग्रेट डिटेक्टिव और एक एविडेंस वाइब्रेशन, ऐसे कुछ किताब थी। तो ग्रेट डिटेक्टिव और 2 किताबें इन्होंने लिखी थी। और इन्होंने कहा था कि शिक्षक को ये चाहिए कि वो प्रकृति के नक्शे कदम पे चले, वो प्रकृति की तरह पढ़ाए। बच्चों का जो व्यवहार है उसके ऊपर बच्चे के अनुभव का बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है, मैच्योरिटी का बहुत
बहुत प्रभाव पड़ता है, ये जॉन कॉमिनियस ने बात की थी, याद रखना। प्रकृति के नक्शे कदम पे हमें चलना चाहिए, ये स्पेशली इनका बड़ा स्टेटमेंट था किनका, जॉन कॉमिनियस का। तो व्यापक ध्यान दिलाने वाला कौन था, कॉमिनियस। अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया, एक नॉलेज की बात है, याद रखना। आगे देखेंगे अपन कॉमिनियस और प्लेटो के बाद तीसरा जो व्यक्ति आता है आपका पेस्टोलॉजी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। पेस्टोलॉजी इन्होंने 1774 में, कब, 1774 में बाल विकास का वैज्ञानिक जो अध्ययन किया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो पेस्टोलॉजी ने 1774 में अपने 3.5 साल के बच्चे पर, ठीक है ना, इस अध्ययन का नाम था बेबी बायोग्राफी, ठीक है, बेबी बायोग्राफी जो इन्होंने अध्ययन था, इस अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन माना जाता है। क्या माना जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन। तो पेस्टोलॉजी को बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय जाता है, तो इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया था, इसलिए इनको कई लोग कहते हैं कि साहब बाल विकास का जो जनक है वो किसको माना जाना चाहिए, पेस्टोलॉजी को माना जाना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक जो अध्ययन किया वो किसने किया, पेस्टोलॉजी ने किया है। तो इसके ऊपर भी बड़ा विवाद रहता है, कुछ कहते हैं स्टेनले होल है, कुछ कहते हैं पेस्टोलॉजी है, वो अपन चर्चा करेंगे, लेकिन पेस्टोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, याद रखना। तो पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, पेस्टोलॉजी ने 1774 में 3.5 साल के बच्चों पे। ऐसे आपको एक व्यक्ति याद रखना है, टाइडमैन। टाइडमैन ने अपने खुद के बच्चे पे, टाइडमैन ने भी 1784 और 87 में, ठीक है ना, 1784 और 87 में अपने खुद के बच्चे पे शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन किया। ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। तो शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन किया था टाइडमैन ने अपने खुद के बच्चे पे, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन पेस्टोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, पेस्टोलॉजी को अच्छे से देख के जाइएगा, एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है, ये समझ में आना चाहिए। आगे देखिए 3 नंबर पे अपन चर्चा कर रहे हैं रूसो। ये सब वही चीज़ें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंटली आपको जानना है। रूसो ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इमाइल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूसो ने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिलाने के लिए एक पुस्तक लिखी इमाइल। अब इमाइल पे 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं कि इमाइल क्या है। तो इमाइल एक पुस्तक का नाम भी है और इमाइल एक काल्पनिक शिष्य था। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जो कभी हारने वाला नहीं हो, जो विल पावर से युक्त हो, जो हर परिस्थिति के सामने खड़ा हो जाए, हर चुनौती को झेल जाए और हमेशा आशावादी रहे, ऊर्जावान रहे, उत्साही रहे। हमेशा मैं कहता हूं आप लोगों से, तो वही प्लेटो ने भी एक उम्मीद की कि मेरा स्टूडेंट ऐसा होगा जो कभी निराशावादी हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से एक काल्पनिक शिष्य का नाम भी, यानी किसका काल्पनिक शिष्य जो है वो भी कौन है, वो भी कौन है, इमाइल है। और ये पुस्तक भी क्या है, इमाइल। तो दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं 2013 थर्ड ग्रेड एग्जाम में, तो ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आई हुई हैं वो सब चीज़ें रिपीट कर दूंगा मैं, आपको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो रूसो देख के जाना है। रूसो के बाद आप चर्चा करेंगे थोड़ा सा अपन रूसो के अलावा देखिए आप बाल विकास अध्ययन आंदोलन। देखिए इसने पेस्टोलॉजी ने वैज्ञानिक अध्ययन किया। प्लेटो ने रिपब्लिक में कह दिया कि साहब बच्चों की तरफ मतलब कि उसके बाल्यावस्था का जो प्रशिक्षण उसका प्रभाव आगे पड़ता है। कॉमिनियस ने सबसे पहले व्यापक ध्यान आकर्षित किया। जीन पियाजे ने बाल विकास पे लगभग 32 किताबें लिखी। गेसेल ने कार्य किया है, डार्विन ने भी कार्य किया है, ठीक है। प्रेड ने एक पुस्तक लिखी थी माइंड ऑफ चाइल्ड, उसमें भी उसने बाल विकास से बहुत सारे लोगों ने कार्य किया। हॉब्स ने कार्य किया है, ठीक है। लोगों ने योगदान बहुत दिया है बाल विकास पे, लेकिन इतना सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। बाल विकास अध्ययन आंदोलन किसने चलाया? तो बाल विकास अध्ययन जो आंदोलन है, बाल विकास अध्ययन आंदोलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु माना जाता है और ये चलाया था स्टेनले हॉल। किसने चलाया है? ये स्टेनले हॉल ने बाल विकास अध्ययन आंदोलन चलाया। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ पे चलाया? 1893 में अमेरिका। कहाँ चलाया है ये? अमेरिका में चलाया, याद रखना। अब प्रश्न आपसे पूछ ले कि कौन सी शताब्दी में चलाया, तो शताब्दी कौन सी होगी? 19वीं शताब्दी, याद रखना। दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। इन्होंने 2 समितियां बनाई थी, एक बाल अध्ययन समिति, बाल अध्ययन समिति, और एक बाल कल्याण समिति। बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति, 2 समितियों की स्थापना किसने की? स्टेनले हॉल ने की, ठीक है। बाल अध्ययन आंदोलन किसने चलाया? स्टेनले हॉल। कहाँ चलाया? अमेरिका में 1893 में। 2 समितियां, बाल अध्ययन समिति, बाल कल्याण समिति। इनके माध्यम से बच्चों के विकास पर इन्होंने बड़ा व्यापक कार्य किया। इसलिए बहुत सारे लोग बाल अध्ययन आंदोलन का जो जनक है
वो जनक जो मानते हैं आजकल बाल विकास का, वो किसको माना जाता है? स्टैनले हॉल। अभी विवाद का विषय, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई प्रश्न आएगा। पेस्टोलॉजी भी इसके हकदार हैं और स्टैनले हॉल भी। अब मेरी राय पूछोगे तो ज़्यादा मजबूत स्टैनले हॉल मजबूत ज़्यादा पड़ जाता है। इन्होंने इसके अलावा 1800 एक पेडालॉजिकल, एक इन्होंने बाल विकास का प्रश्नावली विधि द्वारा, ये भी याद रखना, बाल विकास का प्रश्नावली विधि द्वारा सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? तो इन्होंने एक मैगजीन लिखी थी, पेडोलॉजिकल सेमिनरी, पेडोलॉजिकल सेमिनरी, पेडोलॉजिकल सेमिनरी। इस किताब में इन्होंने बाल विकास का प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन किया था। तो पेडोलॉजिकल सेमिनरी जो इनकी मैगजीन थी, लगभग शायद 1891 में थी, 1890-91 में ये मैगजीन उन्होंने निकाली थी। और इस मैगजीन में इन्होंने पेडोलॉजिकल सेमिनरी में बाल विकास का प्रश्नावली विधि द्वारा सबसे पहले अध्ययन किया। अब आपके दिमाग में बहुत सारा प्रश्न आता है गुरुजी, एक तो आता है व्यक्तित्व में सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया, वैसे वुडवर्थ ने सबसे पहले व्यक्तित्व आविष्कारिका बनाई थी, और यहाँ आ रहा है तो बाल विकास में है तो आपको क्या करना है? स्टैनले हॉल कर देना है। पेडोलॉजिकल सेमिनरी, ये दो समितियां बाल अध्ययन आंदोलन का जनक, अमेरिका में इनको माना जाता है। कहां माना जाता है? अमेरिका। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि इंग्लैंड में कौन है, तो इंग्लैंड में शल्ली ने, विलियम शल्ली ने जो है वो एक प्रकार से बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था। बाल अध्ययन चाइल्ड स्टडी समिति बनाई थी, ठीक है ना। तो चाइल्ड स्टडी जो है वो कहाँ स्थापित की थी इन्होंने? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, ठीक है। तो इंग्लैंड में जिसने कार्य किया है वो कौन है? विलियम शल्ली है। कौन है? विलियम शल्ली है, याद रखना, आप देख सकते हैं। आगे देखें, ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई। आगे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद यदि अपन चर्चा करते हैं तो प्रथम बाल सुधार गृह कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम बाल सुधार गृह, ये आया नहीं है लेकिन फिर भी देखना है। प्रथम बाल सुधार गृह की यदि अपन बात करें, ये चीज़ें कुछ इसलिए करवानी पड़ती हैं कि यदि आप नहीं करोगे तो आपको लगेगा सर करवाया नहीं हमें। तो न्यूयॉर्क में 1887 में स्थापित किया गया, लेकिन ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट बनता है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र। ये 2013 थर्ड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिली, विलियम हिली, शिकागो, विलियम हिली, शिकागो, 1909। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिली ने शिकागो में 1909 में स्थापित किया। ये प्रश्न 2013 थर्ड ग्रेड में पूछा गया है। तो आपसे दोबारा ये पूछा जा सकता है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसने स्थापित किया? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिली, शिकागो ने 1909 में इसको स्थापित किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा, ठीक है। ये हो गया विलियम हिली, शिकागो, 1909। प्रथम बाल सुधार गृह न्यूयॉर्क में। ऐसे भारत की यदि बात कर ले तो भारत में 1920 में गीजू भाई बधेका ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया? गीजू भाई बधेका, ये सूरत के थे और इन्होंने स्थापित किया। पूछा नहीं गया है, 1920 में गीजू भाई बधेका ने भारत में बाल विकास पे कार्य किया। वैसे भारत में बाल विकास की जो शुरुआत मानी जाती है 1930 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1930 से प्रारंभ माना जाता है, जब ताराबाई मोडेक ने इस पे कार्य किया। किसने किया था? ताराबाई मोडेक ने भारत में इस पे कार्य किया है। तो 1930 से ताराबाई मोडेक ने भारत पे इस पे कार्य किया है और गीजू भाई बधेका ने 1920 से प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना कर दी थी, बाल अध्ययन केंद्र की स्थापना कर दी थी। तो ये सब बेसिक जानकारी हैं। ये सब क्या है? बेसिक जानकारी हैं। इनमें जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं आप इनकी बात करें। एक चीज़ और भी आप देखना कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात किसने की है, ये इंपॉर्टेंट है। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा या बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात किसने की है? तो इसके ऊपर आपको याद रखना है जॉन डेवी। कौन याद रखना है? जॉन डेवी, जिन्होंने अपनी पुस्तक स्कूल एंड सोसाइटी में इसकी बहुत बड़ी चर्चा की है। तो ये इंपॉर्टेंट टोटली मैंने अब तक जो पढ़ाया है आपको समझिएगा। इसमें जो डाटा आपको याद रखना है, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी याद रख के जाना है। रूसो का क्या योगदान था, इमाइल क्या था, ये आपको देख के जाना है। बाल विकास के सबसे पहले आकर्षित करने वाले कम्युनिस्ट को आपको हल्का सा देख के जाना है। बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनले हॉल, ये आपको देख के जाना है। अमेरिका में पेडोलॉजिकल सेमिनरी, बाल अध्ययन समिति, बाल कल्याण समिति स्थापित की, याद रखना। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिली आपको देख के जाना है। और ये प्रश्न देख के जाना है कि बाल केंद्रित शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें उन्होंने कहा कि सब कुछ बच्चा होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, टीचर केवल एक फैसिलिटेटर हो, मार्गदर्शक हो, ये कौन कहता है? आपका जॉन डेवी। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको देखना है।
देखना है। तो ये बाल विकास के इतिहास की वो बातें हैं जो आपको देखने हैं। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। बाल विकास की 4 उपागम माने गए हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए बहुत अच्छा लेवल आता है, सी टेट का, यूपी टेट का, एनपी टेट, वहाँ ये प्रश्न पूछे जाते रहें। तो मेरा जो उद्देश्य होगा इस बैच के माध्यम से वो ये रहेगा कंप्लीटली नॉलेज आपको देना। तो बाल विकास के 4 उपागम हैं, नॉर्मली हल्का सा आपको देखना है। बाल विकास के उपागम, बाल विकास के जो उपागम की अपन बात करते हैं 4 उपागम होते हैं। एक होता है स्पेशली प्रयोगात्मक उपागम, नाम देखने ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं, ठीक है, प्रयोगात्मक उपागम। दूसरा उपागम होता है आपका दैहिक उपागम, दैहिक उपागम। तीसरा उपागम है विकासात्मक उपागम, विकासात्मक उपागम। और चौथा है व्यक्तित्व उपागम, व्यक्तित्व उपागम। मैंने जब शुरुआत में जो कोर्स बनाया था वो ग्राफिक्स के साथ बनाया था, पीपीटी के साथ बनाया, तो बहुत से बच्चों ने कहा कि सर विदाउट पीपीटी पढ़ाओ, सिर्फ बोर्ड के माध्यम से पढ़ाओ। तो आप भी अपना रिव्यू दीजिएगा कि बोर्ड के माध्यम से ही बेटर लगता है, ये ऑफलाइन क्लासेस की तरह होता है एक प्रकार से। पीपीटी वाले में थोड़ा सा फास्टली हो जाता है, वो हो सकता है देखने में सुंदर लगे हो, तो आप अपनी रिव्यू मुझे दे दीजिएगा। उपागम क्या है बाल विकास के, तो 4 उपागम स्पेशली आपको याद रखना है। प्रयोगात्मक उपागम क्या होता है, जो बाल विकास के अध्ययन में कार्य कारण संबंध पे बल देता है। आपको इतनी बात याद रखनी है, जो कार्य कारण संबंध की बात करेगा, इन पे बल देगा, वो कौन सा उपागम है, प्रयोगात्मक। कोई भी बच्चे का व्यवहार हुआ वो क्यों हुआ, बच्चे ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, उसके पीछे कारण क्या है, उसके आधार पर जो बालक के विकास के व्यवहार की व्याख्या करता है वो प्रयोगात्मक उपागम। दैहिक जो उपागम होता है, दैहिक उपागम कहता है कि बाल विकास का कंप्लीटली जो सिस्टम है वो नाड़ी मंडल है, नर्वस सिस्टम है। तो नाड़ी मंडल को बाल विकास या बाल व्यवहार का केंद्र मानता है, वो उपागम कौन सा होता है, दैहिक उपागम होता है। विकासात्मक उपागम बाल विकास की विभिन्न जो प्रकार की समस्याएं हैं वो अवस्थाओं के संदर्भ में जो अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, विकासात्मक उपागम। तो बाल विकास की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, आवश्यकताओं को अवस्थाओं के संदर्भ में जो समझने पे बल देता है वो विकासात्मक उपागम है। और व्यक्तित्व उपागम जो होता है वो शील गुणों के ऊपर, इसके आधार पर व्यक्तित्व के जो शील गुण हैं, ट्रेट्स हैं, इन शील गुणों के आधार पर बालक के व्यवहार की व्याख्या करता है, वो कौन सा उपागम कहलाता है, व्यक्तित्व उपागम। तो इन पे कोई प्रश्न पूछा नहीं गया, एक नॉलेज की बात है, आपको याद रखना है कि बाल विकास के उपागम 4 प्रकार के उपागम होते हैं, इनको हल्का सा देख लीजिएगा। एक छोटा सा बिंदु मैं और बता रहा हूँ, बाल विकास संबंधी 4 मान्यताएं हैं, 4 अवधारणाएं, बाल विकास की 4 अवधारणाएं, इनको भी देख ले, मतलब कंप्लीट समझाऊंगा की चीज़, इतना ऑफलाइन क्लासेस में नहीं बताऊंगा, उतना इतना बताऊंगा, ठीक है। तो समझिएगा, एक होती है जैविक परिपक्वता, एक मान्यता अवधारणा है जैविक परिपक्वता अवधारणा। ये स्पेशली गेसेल, किसने दी है, गेसेल ने दी है, और स्टैनले हॉल ने भी इसका समर्थन किया है, स्टैनले हॉल। ये क्या कहते हैं कि बाल विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानते हैं, किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, परिपक्वता को। तो जो परिपक्वता को महत्वपूर्ण मानते हैं वो व्यक्तित्व कौन है, गेसेल और स्टैनले हॉल। तो ये होती है जैविक परिपक्वता मान्यता। दूसरी होती है व्यवहारवादी मान्यता। देखिए व्यवहारवादी जहां भी आएगा, कौन आएगा, व्यवहारवादी जहां कहीं भी आएगा, आपको याद रखना है स्पेशली वाटसन, कौन आएगा, वाटसन। और दूसरा आपको याद रखना है स्किनर, स्किनर को मूल व्यवहारवादी कहा जाता है, याद रखना। वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की थी 1913 में, ठीक है, अमेरिका में, और स्किनर ने इसको आगे बढ़ाया, इसलिए इनको मौलिक व्यवहारवादी या मूल व्यवहारवादी कहा जाता है। ये जब मैं अधिगम टॉपिक पढ़ाऊंगा जो बहुत अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है, वहां इन चीज़ों को क्लियर करूंगा, याद रखना। हर एक चीज़ अपने आप क्लियर होती जाएगी, कोरिलेटेड करना, मस्त रहना, टेंशन नहीं लेनी, वो मेरे पे छोड़ दो साइकोलॉजी के टेंशन में, कि चीज़ बहुत गजब तरीके से, और आपके सब डाउट्स दूर हो जाएंगे, बस आप तो इनको रिलैक्स मूड में पढ़ना। तो व्यवहारवादी संबंधी मान्यता ये कहती है कि वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है, कि बालक के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वातावरण इंपॉर्टेंट है। जैविक परिपक्वता कहता है परिपक्वता इंपॉर्टेंट है, और ये क्या मानता है, वातावरण। तीसरा है संज्ञानवादी मान्यता। कौन सी मान्यता, संज्ञानवादी मान्यता। संज्ञानवादी मान्यता क्या कहती है, जो स्पेशली पियाजे ने दी है, किसने दी है, पियाजे ने। ये कहता है कि मानसिक क्रियाएं महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है, मानसिक क्रियाएं। तो जो मानसिक क्रियाओं को बालक के व्यवहार में महत्वपूर्ण मानता है वो विचारधारा कौन सी कहलाती है, संज्ञानवादी मान्यता। व्यवहारवादी वातावरण पे बल देता है, संज्ञानवादी जो बल देता है वो किस बल देता है, मानसिक क्रियाओं पे, और जैविक परिपक्वता मान्यता देती है शारीरिक क्रिया, मतलब एक प्रकार से परिपक्वता। और चौथी और अंतिम मान्यता है सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता।
सामाजिक सांस्कृतिक। थोड़ी राइटिंग में आपके प्रॉब्लम हो सकती है, राइटिंग तो देखो मेरी ऐसी है। सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता वाइगोत्स्की। कौन है? वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक शब्द कहीं भी आ जाए वाइगोत्स्की याद रखना। बाकी वाइगोत्स्की को मैं डिटेल में अधिगम टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा दूंगा। वाइगोत्स्की का प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ये याद रखना है कि एक चीज़ आराम से समझा दूंगा। ले वाइगोत्स्की, पियाजे, फ्राइड, इनके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे प्रश्नों के साथ। सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता ये कहती है कि बालक का जो विकास होता है उस पर समाज और संस्कृति दोनों की अंतः क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यानी समाज और संस्कृति दोनों की अंतः क्रिया को महत्वपूर्ण मानता है, ये विचारधारा होती है सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता। ये किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने। तो नॉलेज के लिए याद रखना, ये आते भी हैं यहाँ से प्रश्न क्योंकि अधिगम में से भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो ये समझने आनी चाहिए। जैविक परिपक्वता स्टेनले होल गैसेल जो मैच्योरिटी को महत्वपूर्ण मानता है। व्यवहारवादी मान्यता, ये मतलब एक प्रकार से शारीरिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण मानेगा। ये वातावरण संबंधी क्रियाओं को, ये मानसिक क्रियाओं को, और ये सामाजिक और संस्कृति की अंतः क्रिया को महत्वपूर्ण मानेगा। एक चीज और देखना आप, बाल विकास का जब अपन अध्ययन करें तो किन विधियों का प्रयोग करते हैं, इस पे प्रश्न 2013 में और एक सीटेट में आया था, इसलिए मुझे इसको बताना जरूरी है। बाल विकास के अध्ययन की दो मुख्य विधियां होती हैं, बाकी तो बहुत सारी हैं लेकिन दो मुख्य विधियां जरूर समझना आप। एक तो होती है समकालीन विधि, ठीक है, और एक होती है दीर्घकालीन अध्ययन विधि। दीर्घकालीन अध्ययन, ये दो समझना। समकालीन क्रॉस सेक्शनल होती है, समकालीन तो एक प्रकार से क्रॉस सेक्शनल बोल दो, समकालीन को समझना। समकालीन का मतलब होता है, आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि बाल विकास के अध्ययन की दो प्रमुख विधियां कौन सी हैं, तो आप कहोगे साहब दो विधियां हैं, एक समकालीन होती है, एक दीर्घकालीन अध्ययन विधि होती है। समकालीन का मतलब क्या है? समकालीन का मतलब है मुझे बालक के विकास का किस अवस्था में या किस समय विशेष पे बच्चे के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन हुआ, यदि ये मुझे जानना है तो मैं समकालीन विधि का प्रयोग करूंगा। यानी एक समय विशेष पर, ठीक है, एक समय विशेष पर एक साथ एक समय किया जाने वाला अध्ययन, किया जाने वाला अध्ययन, एक साथ एक समय किया जाने वाला अध्ययन, ये कौन सी विधि है? समकालीन अध्ययन विधि। एक साथ एक समय किया जाने वाला अध्ययन कौन सी विधि कहलाएगी? समकालीन अध्ययन विधि। लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। दीर्घकालीन अध्ययन विधि क्या है? एक प्रकार से लंबात्मक, ठीक है, लंबात्मक विधि हो गई कि इसमें कर्मिक रूप से, ठीक है, कर्मिक रूप से अध्ययन होता है जन्म से लेकर लगातार, एक प्रकार से कि अलग अलग समय पर बालक के व्यवहार में होने वाला अलग अलग परिवर्तन का कर्मिक और व्यवस्थित रूप से जो अध्ययन किया जाता है, मतलब पूरे बाल विकास का इतिहास जो आपको ज्ञात होता है वो इसी विधि से होता है। इसलिए बेस्ट विधि कौन सी होती है? दीर्घकालीन। इसमें तो एक समय विशेष का एक साथ अध्ययन होता है और इसमें अलग अलग समय पर बालक के व्यवहार में अलग अलग क्या परिवर्तन हो रहा है इसका कंप्लीटली विश्लेषण किया जाता है, वो होती है दीर्घकालीन अध्ययन विधि। इसके अलावा मैं जब व्यक्तित्व की पढ़ाऊंगा तो वहां भी एक विधि आएगी, जैसे एक, ये दो तो मुख्य विधियां हैं, एक क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, ये दी थी प्रेरण ने। किसने दी थी? प्रेरण ने। इसने किताब लिखी थी माइंड ऑफ चाइल्ड, एक किताब लिखी थी माइंड ऑफ चाइल्ड किताब लिखी थी, और इसमें इसने अपने खुद के बच्चे का अध्ययन किया जन्म से लेकर पूरा व्यवस्थित, इसलिए इसको क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि कहा जाता है। ये तीन विधियां मुख्य रूप से बाल विकास के अध्ययन में प्रयुक्त होती हैं। इसके अलावा निरीक्षण विधि जो हम अपन पर्सनैलिटी में पढ़ेंगे, साक्षात्कार, जीवन केस स्टडी के अपन व्यक्तित्व में बात करेंगे, कई जगह आएगा नाम तो वहाँ मैं चर्चा कर लूँगा, ठीक है। निरीक्षण ऑब्जर्वेशन जिसका अपने वाटसन ने उल्लेख किया है, लंबात्मक विधि इसके कार्डगेरिशन ने दिया है, लंबात्मक विधि का प्रतिपादन, ठीक है। तो ये प्रश्नावली विधि सुकरात और वुडवर्थ ने जिसकी चर्चा की है, तो उनको अपन डिटेल में आगे व्यक्तित्व में पढ़ेंगे तो वहाँ दोबारा जिक्र हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशली याद रखना कि बाल विकास के अध्ययन की दो प्रमुख विधियाँ समकालीन और दीर्घकालीन अध्ययन विधि, और तीसरी क्रमबद्ध चित्र लेखन विधि प्रेरण ने दी थी, किताब का नाम था माइंड ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो ये बाल विकास के अध्ययन की विधियाँ, इनको याद रखना। और अब अंतिम बिंदु जो आपको जानना है बाल विकास की प्रारंभिक पृष्ठभूमि में, बाल विकास का क्षेत्र स्कोप क्या है। देखिए क्षेत्र की बात अपन करें, स्कोप की अपन यदि बात करें, स्कोप क्या है बाल विकास का, तो क्षेत्रीय स्कोप की बात करते हैं तो प्रश्न ये पूछेगा कि बाल विकास में अध्ययन किसका किया जाता है और किसका अध्ययन नहीं किया जाता। आप सिंपल सी बात याद रखना कि बच्चे के व्यवहार को जो चीज़ भी प्रभावित करेगी उन सब का अध्ययन अपन बाल विकास में करेंगे, चाहे बाल विकास की बच्चों की समस्याएं हैं, बच्चों की विशेषताएं हैं, रुचि है, अभिवृत्ति है, अभिक्षमता है, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, अभिप्रेरणा है,
कंप्लीटली व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। इसलिए बाल विकास का मतलब ये होता है कि जो भी टॉपिक आपके आगे आएंगे अलग अलग यूनिट में, वो सब बाल विकास के ही हैं। मतलब बाल विकास को समझने का मतलब वो सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो बाल विकास का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन स्पेशली अपन सिलेबस की बात करें तो अपने सिलेबस में अपन बाल विकास के आपके 7 आयाम दे रखे हैं। तो 7 आयाम आपको पढ़ने हैं। आपसे प्रश्न यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए अब तक, एक रिट में भी आया है और एक सीटेट में भी आया है कि बाल विकास में देखो प्रश्न की भाषा समझो, क्या प्रश्न आ सकता है। ये मैं हर बिंदु के साथ, ये तो चलो बेसिक पृष्ठभूमि थी, इसमें तो कोई प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न पूछेगा मैं वहां बताऊंगा कि कैसा प्रश्न आ सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या कहता है। तो बाल विकास का जो क्षेत्र है उस पे 2 ही प्रश्न पूछे गए। कैसा प्रश्न पूछेगा, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है या बाल विकास में अध्ययन नहीं किया जाता है। तो आपके माइंड में रहने चाहिए कि बाल विकास के आयाम कौन से जिनका अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास के नॉर्मली जो आयाम होते हैं कौन कौन से होते हैं, ये मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा। यहां तो केवल नाम की चर्चा कर रहा हूं। शारीरिक विकास, कौन सा विकास, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत अपन शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था में बच्चे में कौन कौन से परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं, इनका कंप्लीटली विश्लेषण करेंगे, एक एक चीज को समझाऊंगा। ठीक है, ये पहला विकास। दूसरा मानसिक विकास, मानसिक विकास, इसमें भी अपने को यही करना है। और यहां तो मैं आपको 3 प्रश्न है टोटल, इस यूनिट में से 6 प्रश्न आएंगे, लेकिन 9 प्रश्न देके जाऊंगा मैं, क्योंकि जीन पियाजे को यहां पढ़ाऊंगा 2 प्रश्न हो गए, एक चिंतन लॉजिक कल्पना को पढ़ाऊंगा 3 प्रश्न। तो मानसिक विकास में अपन इनका अध्ययन करेंगे, जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं। तीसरा सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, इसके अंतर्गत अब भी महत्वपूर्ण रूप से अपन ये पढ़ेंगे शेष अवस्था में कैसे, बाल्यावस्था में कैसे, किशोर अवस्था में कैसे। कंप्लीटली एक चीज समझाऊंगा, कौन से कार्य प्रभावित करेंगे, वंशानुक्रम आतंक भूमिका क्या होगी, इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है, ब्रॉन फेनर का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत क्या है, हर चीज समझाऊंगा। चौथा संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत भी अपने को यही पढ़ना है। शैशव, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, कैसे उनकी विशेषताएं होती हैं, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या है, 14 संवेग क्या हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, संवेगों के अलग अलग सिद्धांत कौन से होते हैं, इन सब का कंप्लीटली विश्लेषण करवाऊंगा। 5वां नैतिक विकास, शेषावस्था, बाल्यावस्था में नैतिक नैतिक विकास कैसे होता है, किशोर अवस्था में कैसे होता है, इन पे प्रश्न कम आएंगे। लेकिन नैतिक विकास पे कोहलबर्ग का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, कैरोल गिल्लिगन का सिद्धांत, हेविंगहर्स्ट पेक का सिद्धांत, स्किनर का योगदान, फ्राइड का योगदान, इन सबको डिटेल से समझाऊंगा, एक एक चीज, मजा आ जाएगा आपको। 6 नंबर पे भाषा विकास सिद्धांत। ठीक है, बच्चे में पिछली रेट में यही से प्रश्न आया था, लगातार आ रहा है, 16वीं रेट में भी, 18 रेट में भी, हर एग्जाम में प्रश्न आता है। तो भाषा विकास में शब्दकोश क्या होता है, पियाजे वाइगोत्स्की के जो विचारों में बड़ी टेंशन रहती है वो सब समझाऊंगा। भाषा विकास में नोम चॉम्स्की, वाहरप का योगदान क्या, वो कंप्लीटली समझाऊंगा। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सब समझेंगे। 7वां गामक विकास, कौन सा विकास, गामक, मोटर स्किल डेवलपमेंट। ये भी पिछली वीक में प्रश्न आया था, गामक विकास क्या है, सूक्ष्म क्या होता है, स्थूल क्या होता है, गामक गतिविधियां क्या होती हैं, गामक विकास पे कौन से कारक का प्रभाव पड़ता है, कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। और अंतिम होता है सौंदर्यात्मक विकास, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। कलात्मक विकास जिसको अपन कहते हैं, सौंदर्यात्मक विकास इसको कहते हैं, इसको अपने को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये 7 आयाम हमें पढ़ने और एक एक चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ेंगे। तो ये एक प्रकार से आज की बेसिक पृष्ठभूमि थी। ये इस यूनिट की बेसिक पृष्ठभूमि है कि बाल विकास है क्या, इतिहास क्या है, बाल विकास के अध्ययन की विधियां क्या हैं, उपागम क्या है, मान्यताएं क्या है, स्कोप क्या है। तो यहाँ से प्रश्न अमूमन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको देखना है क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अगला जो वीडियो होगा उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ से एक प्रश्न श्योर आएगा, बड़े आराम से पढ़ाऊंगा कि चीज़ को आप बस रिव्यू जरूर दीजिएगा कि ये सही लग रहा है, सही आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये जरूर मुझे बताते रहिएगा। धन्यवाद।